उस रात ईरान की राजधानी तेहरान की हवा में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लोग अपने घरों में थे, सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन सत्ता के गलियारों में हलचल तेज हो चुकी थी। यह कोई आम रात नहीं थी, यह 15 अगस्त 1953 की रात थी। वही रात जब ईरान के लोकतंत्र की नींव हिलने वाली थी। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें कई साल पीछे जाना होगा। सब कुछ शुरू हुआ 1908 में, जब ईरान में तेल की खोज हुई। उस समय ईरान पर काजार वंश का शासन था। ब्रिटेन ने ईरानी शासकों से समझौते कर लिए और एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी बनाई। इस कंपनी के जरिए ईरान के तेल पर लगभग पूरा कंट्रोल ब्रिटेन का हो गया। तेल से जो कमाई होती थी उसका करीब 80% हिस्सा ब्रिटेन ले जाता था, जबकि ईरान को सिर्फ 10-12% ही मिलता था। यानी ईरान की ज़मीन का तेल, लेकिन फ़ायदा विदेशी ताकतों को। 1925 में काजार शासक को हटाकर रजा शाह पहलवी सत्ता में आए। उन्होंने देश को आधुनिक बनाने की कोशिश की, लेकिन 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन और सोवियत संघ ने उन्हें हटाकर उनके बेटे मोहम्मद रजा पहलवी को शाह बना दिया। यहीं से ईरान पर पश्चिमी ताकतों का असर और गहरा हो गया। 1940 के दशक के अंत तक ईरानी जनता को यह साफ दिखने लगा कि उनका देश अमीर होते हुए भी गरीब है, और उसकी वजह है विदेशी कंपनियों का शोषण। सबसे बड़ा गुस्सा ब्रिटिश तेल कंपनी के खिलाफ था। इसी माहौल में एक नेता उभरे, डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक। वह पढ़े लिखे, ईमानदार और राष्ट्रवादी नेता थे। उन्हें जनता बहुत पसंद करती थी, क्योंकि वह खुलकर कहते थे कि ईरान के संसाधन ईरान के लोगों के होने चाहिए। 1951 में ईरानी संसद ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण। मतलब अब ईरान का तेल ईरान की सरकार के कंट्रोल में रहेगा, न कि ब्रिटेन की कंपनी के। डॉक्टर मुसद्दिक प्रधानमंत्री बने और इस फैसले के सबसे बड़े चेहरा बने। यह ब्रिटेन के लिए बहुत बड़ा झटका था। उनकी अरबों डॉलर की कमाई खतरे में पड़ गई। ब्रिटेन ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, तेल खरीदने वाले देशों पर दबाव डाला, ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की। शुरू में ब्रिटेन ने शाह को समझाने की कोशिश की कि वह मुसद्दिक को हटा दें, लेकिन शाह डरते थे। मुसद्दिक जनता में बहुत लोकप्रिय थे। शाह जानते थे अगर उन्होंने मुसद्दिक को हटाया तो जनता उनके खिलाफ हो जाएगी। फिर ब्रिटेन ने अमेरिका को साथ लिया। उस समय दुनिया में शीत युद्ध चल रहा था। अमेरिका को हर जगह कम्युनिज्म का डर था। ब्रिटेन ने अमेरिका को यह यकीन दिलाया कि मुसद्दिक धीरे धीरे कम्युनिस्टों के करीब आ रहे हैं, जबकि सच यह था कि मुसद्दिक खुद कम्युनिस्ट विरोधी थे। वह सिर्फ ईरान की आज़ादी चाहते थे। 1953 की शुरुआत में ब्रिटेन और अमेरिका ने तय कर लिया कि मुसद्दिक को हटाना ही होगा। इस योजना को अमेरिका ने नाम दिया ऑपरेशन एजेक्स और ब्रिटेन ने ऑपरेशन बूट। 4 अप्रैल 1953 को CIA के डायरेक्टर एलन डलेस ने इस तख्ता पलट के लिए $10 लाख मंजूर किए। यह पैसा रिश्वत, मीडिया, भीड़ और नेताओं को खरीदने में इस्तेमाल होना था। इस पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी CIA ने कर्मिट रूजवेल्ट को दी। वह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के पोते थे और मिडिल ईस्ट की राजनीति को अच्छी तरह समझते थे। प्लान बिल्कुल साफ था, देश में अराजकता फैलाओ, मुसद्दिक को कमजोर दिखाओ, शाह से 2 आदेश निकलवाओ, मुसद्दिक को हटाने का, जनरल फजलुल्लाह जाहिदी को प्रधानमंत्री बनाने का। जनरल जाहिदी पहले से ही ब्रिटेन और अमेरिका के संपर्क में थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी शाह। वह बहुत डरते थे। उन्हें लगता था कि अगर तख्ता पलट फेल हो गया तो उनका अंत हो जाएगा। इसलिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने शाह की जुड़वा बहन राजकुमारी अशरफ पहलवी को इस्तेमाल किया। उन्हें समझाया गया, लालच दिया गया और कहा गया कि अगर शाह ने साथ नहीं दिया तो ईरान का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। आखिरकार 13 अगस्त 1953 को शाह ने कांपते हाथों से 2 फरमानों पर हस्ताक्षर कर दिए। योजना के अनुसार 15 अगस्त की रात सैनिकों को मुसद्दिक को गिरफ्तार करना था, लेकिन किसी ने योजना लीक कर दी। मुसद्दिक को पहले ही खबर मिल गई। उनके वफादार सैनिकों ने शाह के गार्ड्स को पकड़ लिया। रेडियो तेहरान ने ऐलान कर दिया, सरकार के खिलाफ बगावत नाकाम कर दी गई है। शाह घबरा गए और देश छोड़कर बगदाद भाग गए। वॉशिंगटन को लगा कि ऑपरेशन फेल हो चुका है। CIA ने कर्मिट रूजवेल्ट को ईरान छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन रूजवेल्ट ने हार नहीं मानी। उन्होंने नई रणनीति बनाई। उन्होंने सोचा अगर जनता को यह यकीन दिला दिया जाए कि शाह का आदेश कानूनी है तो बाजी पलट सकती है।
19 अगस्त 1953 की सुबह तेहरान की कुछ गलियों में अचानक भीड़ जमा होने लगी। अखबारों में शाह के हस्ताक्षर वाले आदेश छापे गए। लोगों को बताया गया कि मुसद्दिक अब प्रधानमंत्री नहीं है। CIA के एजेंटों ने भीड़ को पैसे देकर, नारे लगवाकर, हिंसा भड़काकर सड़कों पर उतार दिया। टैंक सड़कों पर उतरे। सेना का एक हिस्सा शाह के साथ खड़ा हो गया। सरकारी इमारतों पर कब्जा होने लगा। सबसे अहम था रेडियो स्टेशन, क्योंकि उस जमाने में रेडियो ही सच्चाई तय करता था। जब रेडियो स्टेशन पर कब्जा हुआ तो ऐलान किया गया, यह ईरान की नई सरकार की आवाज़ है। जनरल फजलुल्लाह जाहिदी देश के नए प्रधानमंत्री हैं। यहीं पर तख्ता पलट सफल हो गया। मुसद्दिक के घर पर हमला हुआ। कुछ घंटों की लड़ाई के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उन पर मुकदमा चला। पहले मौत की सज़ा सुनाई गई, फिर शाह ने उसे बदलकर 3 साल की कैद कर दिया। इसके बाद उन्हें जिंदगी भर घर में नज़रबंद रखा गया। 1967 में उसी घर में उनकी मौत हो गई। शाह अमेरिका की मदद से वापस लौटे। उनकी सत्ता और मजबूत कर दी गई। साबक नाम की ईरानी गुप्त पुलिस बनी। विरोध की हर आवाज़ को कुचल दिया गया। लेकिन इस तख्ता पलट की कीमत ईरान ने दशकों तक चुकाई। आखिरकार 1979 में ईरानी इस्लामी क्रांति हुई। शाह का तख्ता पलट गया। और आज भी जब ईरान अमेरिका पर भरोसा नहीं करता तो उसके पीछे 1953 की यही चोट छुपी होती है। यह कहानी सिर्फ सत्ता बदलने की नहीं है, यह कहानी है एक देश के लोकतंत्र के टूटने की, एक सपने के कुचले जाने की। 1953 की उस रात ईरान ने सिर्फ अपना प्रधानमंत्री नहीं खोया था, उसने अपने लोकतंत्र का सपना खो दिया था।